नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा और इंडिया गेट पर सुभाष बोस की आदमकद ग्रेनाइट वाली स्टैचू का अनावरण को लेकर देश में छिड़ी राजनीतिक हलचल पे डालते हैं एक नजर और करते हैं आपको बाखबर। मित्रों, जिन्हें आज तक वामपंथियों, कांग्रेसियों ने गांधी नेहरू की संतति को आगे बढ़ाने के लिए इग्नोर किया, क्या सच में देश की मौजूदा केंद्रीय सरकार आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उनके हक को उन तक पहुंचाकर नेताजी को उनका हक क्या मौजूदा केंद्र सरकार ने सच में वह हक दे दिया जिसके वे हकदार थे? आइए मित्रों, इन तमाम राजनीतिक हलचलों, आरोप प्रत्यारोप के आईने में हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतिहास से, द बॉस की हकीकत से आपको कराते हैं रूबरू। तो मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि भाजपा के चुनाव जिताऊ ब्रांड के एम्बेसडर नेता भी हैं, ने 23 जनवरी को, जी हाँ मित्रों, कल 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। साथ ही अब देश का गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, उसके सेलिब्रेशन की शुरुआत जो 24 जनवरी से हुआ करती थी, अब 23 जनवरी से हुआ करेगी। मित्रों, इस अवसर पर दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के इंडिया गेट पर स्थित पोडियम यानी कि क्षत्रिय स्थल का भी अनावरण किया गया और वहां होलोग्राफिक इमेज का उद्घाटन किया गया। आने वाले दिनों में उस छतरी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से निर्मित आदमकद मूर्ति की स्थापना की जानी है। मित्रों, एक कृतज्ञ राष्ट्र को और उस राष्ट्र के नागरिकों का यह परम कर्तव्य होता है कि वह अपने महान नायकों को याद करे, देश के प्रति किए गए उनके महानतम योगदानों को देश की आने वाली व वर्तमान पीढ़ियों को अवगत कराए। इससे पूर्व इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति, मित्रों, इस घटना पर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि नेताजी की 125वीं जयंती, जिसे कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसके साथ ही साथ मौजूदा केंद्र सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इंडिया गेट पर वर्षों से, आजादी के पूर्व से जलती आ रही अमर जवान ज्योति को यहां से स्थानांतरित कर नेशनल वार मेमोरियम स्थल पर जल रही ज्योत के साथ प्रज्वलित कर दिया है। इसके पीछे तर्क
अलग हो सकते हैं, राजनीतिक विचारों की आरोप प्रत्यारोपों के सिलसिले भी जारी हैं। मित्रों, इसे लेकर कांग्रेस, भाजपा, पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीति बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद ग्रेनाइट प्रतिमा का अनावरण को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, जी हाँ मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा कि देश के इस महान सेना नायक को आज वह सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे। मित्रों, बताते चलो कि इस छतरी पे, उस पोडियम पे जहां पर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस की घोषणा के बाद ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित होनी है, उस छतरी पे ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम का स्टैचू हुआ करता था, जिसे 1967 के आसपास वहां से हटाकर पास के ही एक पार्क में स्थापित कर दिया गया हुआ है। मित्रों, उसको लेकर के उस समय क्या राजनीतिक बयानबाजियां हुई थी, इस संबंध में तो मैं पढ़ने नहीं जा रहा, क्योंकि पिछले 8 वर्षों से देश की राजनीति का एक अलग ही रंग रूप हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए मित्रों, आज जरूरी है कि इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच में देश के महानायकों को याद किए जाने, सम्मानित किए जाने, उनके हक दिए जाने, कोई पीछे जो राजनीति है उससे आपको हम बेखबर कराएं। मित्रों, सवाल उठता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका स्टैचू भी संभवतः, मित्रों शब्दों पर ध्यान देंगे और पिछली घटना पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मित्रों, साबरमती से लेकर के आपको जोड़ूंगा। तो मित्रों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, उनके स्टैच्यू को लगाए जाने को लेकर की जा रही राजनीति, लगाए जा रहे स्टैच्यू और संभवतः आने वाले 2024 के आम लोकसभा चुनाव के बाद यदि भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार यदि एक बार फिर से सत्तारूढ़ होती है, तो इस बात से कतई इनकार नहीं कि आने वाले दिनों में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के क्षेत्र में किसी स्थान पर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी स्टैचू दिखे। मित्रों, महानायकों की, देश के सच्चे राष्ट्रभक्तों की, देश के आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व होम कर चुके महानायकों की स्टैचू लगनी चाहिए। इससे हमें कतई विरोध नहीं है, हम उसके हामी हैं। परंतु मित्रों, स्टैच्यू को लगाने को लेकर के, उनसे होने वाले राजनीतिक फायदे नुकसान को लेकर जब राजनीति की जाती है तो खबरों की जद में सवाल उठता ही है। मित्रों, हम उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो मित्रों, याद कीजिए, वर्ष 2 वर्ष पूर्व, यानी कि कोविड से पूर्व, साबरमती रिवर फ्रंट पे
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 6000 करोड़ रुपए खर्च कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना होती है। इसका श्रेय, देश को एकीकरण का श्रेय नो डाउट लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ही एकमात्र महानायक थे, जिन्होंने 1947 के बाद कश्मीर से लेकर जूनागढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और भी कई छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत कर एक सशक्त भारत की स्थापना की थी। इससे किन्हीं गुरु नहीं, किन्हीं शिकायत नहीं, परंतु मित्रों, जब हम इसे राजनीतिक नजरिए से तौलता हुआ देखते हैं तो सवाल तो बनता ही है, क्योंकि उसी गुजरात में गांधी भी पैदा हुआ था और उस गांधी को साबरमती का संत जिसे कहा जाता था, आज उसे साबरमती भारत का दुर्योधन बनाए जाने की राजनीति चल रही है। मित्रों, सवाल उठता है कि देश के इन महानतम सच्चे नेताओं को सम्मान का हक राजनीतिक पार्टियां, केंद्र और राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, राजद, तृणमूल, शिवसेना, द्रमुक, लोजपा पार्टियों की मोहताज हैं। ये महानायक और इनके सम्मान का हक, मित्रों, देश के सच्चे महानायकों को हमारी पीढ़ियां क्या इन स्वार्थी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तय की जाने वाली उनकी सत्ता लोलुप नफे नुकसान के तराजू में तौली जाएंगी? ये कौन देशभक्त थे, बड़े देशभक्त थे, महान देशभक्त थे? कौन अधिक राष्ट्रवादी नेता थे? किनकी देशभक्ति संदिग्ध थी, किनकी असंदिग्ध थी और किनकी भारत पाक बंटवारे के लिए दोषपूर्ण थी? मित्रों, हम अपनी पीढ़ियों को जो इतिहास सौंपने वाले हैं, क्या ऐसा ही इतिहास हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी? मित्रों, देश के दो महानायक एक ही प्रदेश गुजरात से होने के बावजूद एक की साबरमती फ्रंट पर 6000 करोड़ खर्च कर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का लगाया जाना और दूसरे को साबरमती का संत नहीं बल्कि भारत पाक के बंटवारे के लिए दुर्योधन के रूप में धर्म संसदों में गाली दिया जाना? मित्रों, वह भी इसलिए कि इन पार्टियों के पास अपने कोई ऐसे देशभक्त सेना नायक, महानायक नेताओं का अभाव है। इनके पास वीर सावरकर के सेल्युलर जेल में दी गई यातनाओं, दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, के अलावा अन्य कोई स्पष्ट और प्रमाणित गौरवशाली इतिहास का अभाव है। इसलिए आज देश में तेरा गांधी, मेरा गांधी, तेरा सुभाष, मेरा पटेल, दलितों का बेदकर, अगड़ों का नेहरू की राजनीति। मित्रों, किन्हीं के लिए मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू से कमतर जय जवान जय किसान
का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री और कश्मीर के लिए अपने जीवन को होम कर देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाते हैं। मित्रों, लोकतंत्र पर जब वोट तंत्र हावी हो तो देश की पीढ़ियों को आज तक वामपंथियों द्वारा, अंग्रेजों के पिट्ठुओं द्वारा लिखी इतिहास पढ़ाए जाने के बाद अब आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां को वह कौन सा इतिहास पढ़ाया जाएगा, यह सोचने का समय है। मित्रों, क्या हमारी पीढ़ियां इस तरह की विकृति वाली राजनीति से प्रेरित इतिहास पढ़ेंगी और उस आईने से हमारे देश के महान नायकों को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पटेल, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं का आंकलन करेंगी? मित्रों, आज खबरों की जद में हम नेताजी पर चर्चा करने आए हुए हैं, आपको नेताजी की हकीकत से वाकिफ कराने आए हुए हैं। तो आज हम नेताजी से जुड़ी हुई उन तमाम सवालों के जवाब और तर्क की कसौटी पर कसकर तमाम तथ्यपूर्ण इतिहास से आपको अवगत कराएंगे, जिसने सुभाष बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में एशिया महाद्वीप का महानतम नेता बना दिया। जी हां मित्रों, वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को जय हिंद का नारा दिया। जय हिंद एक ऐसा नारा जिसके लगाते ही रगों में बिजली ऐसी कौंधती है, राष्ट्रभक्ति का उफान आता है। जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा का उद्घोष दिया। दिल्ली चलो के नारों से, जी हां मित्रों, उसी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रंगून में दिया गया दिल्ली चलो का नारा दिया था, अंग्रेजों को घबरा दिया था और वे 1947 में देश को आजाद कर ब्रिटेन भाग गए थे। वही नारा जो दिल्ली चलो जब आज लगाई जाती है तो आज भी दिल्ली घबराती है। जब दिल्ली चलो का नारा लगाते किसान पहुंचते हैं। जी हां मित्रों, हम उन्हीं द बोस की बात करेंगे जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन कहा था, जिन्हें उन्हीं के दिए हुए शब्दों से हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। और इन दिनों उनके राष्ट्रपिता कहे जाने पर सवाल भी खड़े किए जाने लगे हैं। मित्रों, गुलाम भारत में 4 जुलाई 1944 को देश की पहली पूर्ण रूप से भारतीय सेना आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले महान नेता, महान सेना नायक, जिसे नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। जी हां मित्रों, जिन सुभाष चंद्र बोस को हम आदर के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संबंध देते हैं,
नेताजी का यह उपाधि जर्मनी में हिटलर ने दी थी। और मित्रों, हिटलर ने नेताजी की उपाधि क्यों दी थी, इसके पीछे भी एक किंवदंती है। किंवदंती यह कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संगठन के लिए इटली, जापान, जर्मनी, बर्मा आदि का जब दौरा कर रहे थे, उसी दौरान वे जर्मनी गए थे। और हिटलर जो कि वहां का शासक था, वह नेताजी से बहुत ही प्रभावित था। नेताजी से मिलने से पूर्व उन्होंने नेताजी को जांच करनी चाहिए कि जिस सुभाष चंद्र बोस से मैं मिलने जा रहा हूं, क्या वाकई वह इतना महान है कि जिससे हिटलर मित्रों, सुभाष चंद्र बोस को जहां ठहराया हुआ था, कुछ देर के बाद हिटलर का एक डमी हिटलर उस स्थान पे आता है और ओरिजिनल हिटलर पीछे की एक मोखले से पूरी स्थिति को देख रहा था। सुभाष बोस के रिएक्शन की प्रतीक्षा कर रहा था कि नकली वाले हिटलर को देखकर सुभाष बोस उसे पहचानते हैं, यही उसकी कसौटी थी। तो मित्रों, डमी हिटलर जैसे ही सुभाष बोस के सामने से गुजरता है, सुभाष बोस अपने कुर्सी पर बैठे रहते हैं, डमी आगे बढ़ता है और एक बार पीछे मुड़कर देखता है और फिर चला जाता है। इसके कुछ देर के बाद ओरिजिनल वाला हिटलर नेताजी के सम्मुख आता है और नेताजी जैसे ही ओरिजिनल हिटलर को देखते हैं, सम्मान में खड़े होते हैं, उन्हें नमस्कार भी करते हैं। तब हिटलर उनसे पूछता है कि सुभाष जी, ऐसा ही एक हिटलर कुछ देर पहले गुजरा था, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तो नेताजी ने कहा कि बंधु, मैं वह डमी है उसी वक्त पहचान गया कि जब वह आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर रिएक्शन देखने के लिए गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखा था, तो मैं समझ चुका था। इतना सुनते ही ओरिजिनल हिटलर नेताजी सुभाष चंद्र को गले लगाते हैं, सम्मान करते हैं और उसके बाद उन्हें नेताजी की उपाधि से कि सचमुच यू आर ए लीडर, और नेताजी को भारत की आजादी में, आजाद हिंद फौज के गठन में सहयोग देने का वादा करता है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ी सी बीच बीच में इस तरह की बातें आएंगी तो मैं आपको अवगत कराते चलूंगा। तो मित्रों, इस तरह आप समझ गए कि हिटलर ने सुभाष बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। मित्रों, हम उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं जिन्होंने अंडमान निकोबार में सबसे पहले आजादी का परचम लहराया था। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप का नामकरण किया था। मित्रों, हम आज उस नेताजी पर चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने मोतीलाल नेहरू, जो तब के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, जब उन्होंने अपनी अध्यक्षता में ब्रिटेन डोमिनियन का प्रस्ताव लाया था, यानी भारत को ब्रिटिश डोमिनियन के रूप में मान्य करने के लिए प्रस्ताव लाया था,
नेताजी ने पुरजोर विरोध किया था और वहीं विरोध करते हुए उन्होंने पूर्ण स्वराज का हुंकार भरा था। 1919 में लंदन में आईसीएस की परीक्षा मेरिट के साथ पास करने वाले हम नेता सुभाष चंद्र बोस की चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, उस परीक्षा में, आईसीएस की परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन वासियों को, ब्रिटेन को भारत की मेधा शक्ति का परिचय दिया था। कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, आईसीएस की परीक्षा मेरिट के साथ पास किया, सर्विस ज्वाइन की और वहीं पे सर्विस को ब्रिटिश सरकार की बिरकी जॉब को लात मारकर भारत चले आए। मित्रों, 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट में, के विरुद्ध में भारत की पहली एक्साइल अस्थाई सरकार का गठन किया था। हम आज उसी नेताजी पर चर्चा कर रहे हैं। आजाद हिंद सरकार जिसके प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री खुद सुभाष बोस थे और उनके नेतृत्व वाली सरकार को जापान, इटली, जर्मनी, आयरलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी थी। जिस आजाद हिंद सरकार के दूतावास भी थे। सोचिए मित्रों, यह 1945 से पूर्व या और 1947 जबकि देश अंग्रेजों के अधीन था, तब के नेताजी की चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने रंगून में अपना आजाद हिंद बैंक खोला था। वह आजाद हिंद सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व वाली आजाद हिंद सरकार, जिसकी अपनी करेंसी थी, अपना डाक टिकट भी था। मित्रों, उन्हीं नेताजी पर चर्चा कर रहे हैं जिनके नेतृत्व में पहली झांसी रानी महिला रेजिमेंट और पहली भारतीय सेना जब बर्मा से कूच कर भारत में प्रवेश की तैयारी करती है तो अंग्रेजों के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और आनंद फानन में भारत को आजादी 1947 में दिए जाने की घोषणा कर देते हैं। मित्रों, भारत को आजादी सिर्फ अहिंसा या बिना खड्ग, बिना ढाल से नहीं मिली है, बल्कि भारतीय नेशनल आर्मी, जिसे आईएनए, जिन्हें हम आजाद हिंद फौज के नाम से आमतौर पर जानते हैं, आईएनए भारतीय नेशनल आर्मी का प्रत्यक्ष डर अंग्रेजों पर काबिज हो गया था। मित्रों, बताते चलो कि हिटलर, मुसोलिनी, जापान की मदद से जिस आजाद हिंद फौज आईएनए का गठन नेताजी ने किया था, उनमें उन भारतीय सैनिकों को उन्होंने लिया था जो 1939 से 1944 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर ब्रिटेन के हुकूमत को साथ देते हुए, यानी कि ब्रिटेन का साथ देते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के दुश्मन देशों जर्मनी, जापान, इटली के खिलाफ लड़ रहे थे। नेताजी ने उन
भारतीय जवानों को, भारतीय नौजवानों को, भारतीय सेना को मोटिवेट करते हुए मोटिवेशन स्पीच दिया था और उनसे कहा था कि ब्रिटिश सेना यदि आपकी मदद से, आपकी शौर्य की मदद से, आपके बलिदानों से यदि विजयी हो भी जाती है तो इससे आखिर भारत को क्या मिलने वाला है? भारत तो ब्रिटेन का गुलाम ही रहेगा। यदि इसके बदले आप ब्रिटेन के दुश्मन देशों का, यानी आजाद हिंद सरकार के मित्र देशों का, जर्मनी, जापान, इटली का सहयोग करते हैं और उनके साथ ब्रिटिश सेना के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यदि युद्ध करते हैं, तो यदि हमारी मित्र सेना, मित्र देशों की सरकार जीतती है तो वह अंततः भारत का विजय श्री होगा मित्रों। और हमारी जो जीत होगी वह सच्ची जीत होगी मित्रों। यहाँ एक और तथ्य और उसकी हकीकत से आपको वाकिफ होना जरूरी है और मैं चाहता हूं कि आप उससे बाखबर हों और बाखबर होना भी चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, दूसरे की लकीर को मिटाकर अपनी लकीर बड़ी दिखाने की, ऐसी स्थिति में आपको हर एक सच्चाई से वाकिफ होना जरूरी है। तो मित्रों, गांधी और सुभाष चंद्र बोस में प्रायः जो मतभेद की बात कही जाती है, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना को भी प्रमाण के तौर पर बताया जाता है और देश में सुविधा की राजनीति करने वाले वामपंथी, दक्षिणपंथी पार्टियां, उनके नेता गांधी और सुभाष को कटघरे में खड़ा करते हैं, जबकि उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई यह है कि गांधी का विचार था कि यदि ब्रिटेन के दुश्मन देशों के सहयोग से, जापान या जर्मनी की सेना के सीधे प्रयोग से भारत यदि ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो भी जाता है तो भी वह या तो जर्मनी या फिर जापान के कब्जे में होगा, यानी कि कब्जे में चला जाएगा। और यह जो गुलामी होगी, यह दूसरी गुलामी वर्तमान की अंग्रेजों वाली जो गुलामी है उससे कहीं ज्यादा विभत्स होगी। कारण मित्रों, गांधी के अंदर जो ये विचार, उसके पीछे कारण यह था कि मित्रों, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है कि गांधी ऐसा क्यों सोचते थे। तो कारण मित्रों, वर्ल्ड इतिहास की जानकारी आपको यदि हो तो आपको विदित होना चाहिए कि जर्मनी तानाशाही देश था और हिटलर के ऊपर लाखों यहूदियों के नरसंहार का आरोप था और नरसंहार के लिए कुख्यात था। हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में भर भर कर अमानवीय मौत दी थी। मुसोलिनी फांसीवादी था और जापान, जैसा कि जापान हम आज देखते हैं, जिसे दुनिया के दर्जन से अधिक देशों में वहां के नागरिकों के लिए वीजा की शर्तें नहीं हैं, जापानी आ जा सकते हैं। मित्रों, 1945 से पूर्व का जो जापान था वह आज का जापान नहीं था, बल्कि उस समय का जापान यानी 1942-1945 से पूर्व का जापान क्रूरतम देश के रूप में पूरे विश्व में कुख्यात था। जापानियों के अंदर मानवीयता, दया,
धर्म कुछ मायने नहीं रखते थे। जापानी जिस देश पर हमला करते वहां नरसंहार करते, लूट पाट बलात्कार की तमाम सीमाओं को लांघ कर तांडव मचाते थे। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और चीन के कुछ हिस्सों पर तब जापानियों का कब्जा था। यहां उन्होंने वही क्रूरता का अंजाम दिया था जिसका उल्लेख हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलता है। मित्रों, यदि ऐसे रेपुटेशन वाले जर्मनी, जापान, इटली के लेकर यदि गांधी के विचार यदि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ था, तो गांधी जी को भला हम गलत कैसे ठहरा सकते हैं। अब यदि नेताजी पर थोड़ी सी और चर्चा करें तो मित्रों, कांग्रेस के अंदर नेताजी और गांधी के बीच नेहरू के मोह में छिड़ी सह और मात की बात करें तो यह अलग बात है कि हरिपुर के अधिवेशन में, जो कि 1938 में हुई थी और कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था, उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीते थे और 1938 में सुभाष चंद्र बोस तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मित्रों, परंतु आगे चल करके उसी कांग्रेस में जब 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन होता है और एक बार फिर नेताजी पूरे दमखम से एक बार फिर खड़े होते हैं, उनकी जीत पक्की मान चुके गांधी जी तुरंत एक निर्णय लेते हैं और सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस 1939 के त्रिपुर अधिवेशन में भी गांधी के प्रत्याशी को भी शिकस्त देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। परंतु सुभाष चंद्र बोस, द बॉस इज बॉस, नेताजी थे। उन्होंने इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया और कहा कि मैं अपना पद गांधी जी के सम्मान में छोड़ रहा हूं और कांग्रेस से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। मित्रों, क्योंकि नेताजी को यह टीस थी कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति इस तरह का कृत्य कर सकता है, एक जवाहरलाल नेहरू के लिए इस हद तक जा सकता है, ऐसी कांग्रेस को हमारी फिर जरूरत क्या है। मित्रों, बताते चलूं कि 1945 में यदि अमेरिका पर्ल हार्बर के बदले के तौर पर जापान के नागासाकी, हिरोशिमा पर 2 एटम बम नहीं डाले होते और जापान को धूल में नहीं मिलाया होता, तो नो डाउट, तनिक संदेह नहीं है, विश्व के इतिहासकार भी, वर्ल्ड हिस्ट्री के जानकार भी यह मानते हैं कि आजाद हिंद फौज जापानियों के मदद से 1943 में ही भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में कामयाब होती। मित्रों, ऐसा
वर्ल्ड हिस्ट्री के इतिहासकारों का मानना है, तो हमें नहीं लगता कि उनकी सोच संदिग्ध है या पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि मित्रों इस संबंध में इतिहासकार बताते हैं कि जापान के सहयोग से सिंगापुर में आजाद हिंद फौज गठन कर जब नेताजी बर्मा, वर्तमान में जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, उस समय बर्मा की राजधानी रंगून हुआ करती थी। मित्रों ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जापान के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र की फौज INA आजाद हिंद फौज यदि जापानियों के सहयोग से रंगून होकर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेने की तैयारी को अंजाम तक पहुंचाते तो अंग्रेजों की क्या स्थिति होगी। परंतु मित्रों तत्कालीन राजनीति भी आखिर राजनीति होती है। मित्रों बताते चलूं कि जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को लेकर बर्मा से निकलकर पूर्वी, जिसे आज हम असम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि शब्द बहन 7 सिस्टर स्टेट की ओर से अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ कूच करने वाले थे, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू असम में जाकर भाषण दिया था कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र की फौज यानी कि आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी यदि भारत की सीमा में प्रवेश करती है तो मैं स्वयं जवाहरलाल नेहरू तलवार लेकर उनका सामना करूंगा। जी हां मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही भाषण दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि पंडित जी को मालूम था कि नेताजी ने जापान के साथ यह समझौता कर रखा है, यानी कि कर रखा था कि अंग्रेजों से भारत के जिन जिन प्रदेशों को आजाद हिंद सेना जापानियों के सहयोग से विजित करेगी, जीतेगी, वहां जापान का झंडा नहीं फहराया जाएगा। और शासन आजाद हिंद सरकार का होगा। जी हां मित्रों, ऐसा ही समझौता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के साथ की थी। और मित्रों इसी के साथ चलते चलते गर्वोक्ति के साथ कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों के विजय के बाद विश्व के इतिहास में, जी हां मित्रों, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजय ब्रिटेन को हुई थी और तमाम देश जो हार चुके थे उनकी सेनाओं ने, उन देशों ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। परंतु मित्रों सिर्फ और सिर्फ नेताजी की आजाद हिंद सरकार और नेताजी की INA इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सही मायने में भारत की अपनी आर्मी है। मित्रों आज जो हम आर्मी जिस रूप में देखते हैं उस आर्मी का गठन अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और आजादी के बाद उसी इंडियन आर्मी को भारत और पाकिस्तान में बंटवारा किया गया था। परंतु भारत की जो सच्ची और अपनी आर्मी थी वह थी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका गठन महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था और आजाद हिंद सरकार का, एग्जाइल सरकार का गठन भी किया था। मित्रों
इन्होंने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, यह भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मित्रों, नेताजी ने इसके बाद अपने तमाम सेनाओं को इकट्ठा करते हैं बर्मा में और उन्हें संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आगे हम एक बार फिर से भारत में लामबंद होंगे। तब तक के लिए आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज डिसॉल्व की जाती है। जी हाँ मित्रों, इसके बाद 18 अगस्त 1945 का अचानक से नेताजी अदृश्य हो जाते हैं। उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु की अफवाह उड़ाई जाती है, परंतु आज भी यह रहस्य बना हुआ है। मित्रों, आजाद हिंद फौज के जवान भारत में ही थे, यह बात अंग्रेजों को मालूम था। 1945 के बाद वर्ल्ड वार में विजयी होने के बाद भी कि नेताजी के आजाद हिंद फौज के जवान भारत में हैं और वे कभी भी लामबंद होकर इकट्ठे होकर ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। मित्रों, अंग्रेज विद्रोह से हमेशा ही डरते रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज भारत में मुट्ठी भर थे, कुछ हजार थे, बाकी उन्होंने फौजें यहीं खड़ी की थी और जो फौजें थी वह भारत के नागरिक ही थे, भारतवासी ही थे। इसलिए मित्रों, इस भय से कि कभी भी हम घिर सकते हैं और नेताजी की फौज इकट्ठी होकर जब मोर्चा खोल लेगी तो एक भी अंग्रेज सही सलामत जिंदा ब्रिटेन नहीं लौट सकता। मित्रों, यही वह वजह थी, यही वह भय था कि अंग्रेजों ने तत्काल आगे चलकर 1947 में भारत को स्वतंत्र करने में ही अपनी भलाई समझी। इसके साथ ही कुछ और घटनाक्रमें होती हैं। कुछ इतिहासकारों की बात करें तो मित्रों, और भी कई तरह की जानकारियां हमें मिलती हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि नेताजी के आजाद हिंद फौज के लिए देश के महिलाओं ने, देश के कई उद्योगपतियों ने, यहां तक कि रिक्शा चालकों ने अपनी रोज की कमाई आजाद हिंद फौज की सेना के फंड में जमा कर दिया करते थे। मित्रों, यह थी आजाद हिंद फौज की कहानी। अंतिम जाते जाते मित्रों, देश जब आजाद हुआ तो यह बात उठी थी कि आजाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं उन्हें भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाए, परंतु मित्रों, लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर नेहरू जी इसके लिए राजी नहीं हुए और आगे का इतिहास आपके पास है। मित्रों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत 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 धन्यवाद।